एक किताब है बहुत अच्छी, द सीक्रेट, हिंदी में उसका टाइटल है रहस्य। तो वो किताब यही इशारा करती है कि आप जो भी चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, लगातार सोचते रहेंगे, तो प्रकृति आपके सामने कुछ वैसे अवसर पैदा करेगी कि आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है प्रकृति ने काम किया और मेरी चाहत से मुझे मिलवा दिया। तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी काम व्यक्ति करे, उस काम को लेके उसको अगर प्राउड फील नहीं होगा तो वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं बन सकता, बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। सबसे बड़ी स्किल मुझे जो लगती है डायरेक्ट सेलिंग से एक आदमी को सीखने को मिलती है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ में कैसे एडजस्ट करें, उनके साथ में तालमेल कैसे करें। जर्नली एक आम आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के संपर्क में नहीं रहता। अगर वो एक जॉब में है और उसकी जॉब में वो 5-7 लोगों के ही टच में रहता है, उसका बॉस है, उसके कुलीग्स हैं या उसके नीचे जो लोग काम करते हैं, 5-7-10 लोगों के संपर्क में वो रहता है। परिवार में भी हम ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे ही हम लोग आते हैं तो न केवल मात्र बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, अपितु अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या आप एक डॉक्टर हैं, आप एक फार्मर हैं या आप एक नेटवर्कर हैं, उसको अपना पैशन बनाने का मतलब ये हुआ कि उसमें डूब जाइए। जब वो आप काम करें तो आपको ये लगना चाहिए कि यार दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मैं कर रहा हूँ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है जीवन में। Hello, very good afternoon, sir. Thank you so much for coming in Pooja's talk show. थैंक यू सो मच पूजा। मैं बहुत फैमिलियर नहीं हूँ इंस्टाग्राम से, लेकिन आपने इंस्टाग्राम पे मुझे बुला के थोड़ा सा जवान बना दिया है। मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक और यूथ फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सर। आपको ना मैंने आपका जो पहला एपिसोड आया था तब से मैं आपका शो वॉच करती हूँ। दीपक बजाज सर को आपने बुलाया था फर्स्ट एपिसोड पे, तब से मैं देखती हूँ आपका शो। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ और आपसे आप सबका इंटरव्यू लेते हो और आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। तो सर कैसा लग रहा है इंटरव्यू देते हुए आज? पहला तो पूजा, मैं एक्चुअली जब भी लाइव जाता हूँ तो मैं लैपटॉप से जाता हूँ, आज पहली बार मोबाइल से जा रहा हूँ मैं। तो ये मेरे लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस है, इसको मैं हाथ में होल्ड किए हुए हूँ। तो अच्छा लग रहा है, एक नया सा अनुभव है। शायद इंस्टाग्राम पे एक बार पहले भी मैं लाइव गया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछना आसान होता है, जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके और व्यूअर्स के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल मुझे कंफर्ट और रिलैक्स करके रखेंगे। जी सर, आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो डेफिनेटली आपकी चीजें मैं फॉलो करूंगी जो मैंने आपसे सीखा है आपके इंटरव्यू के दौरान। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सर शुरू करें? जी पूजा प्लीज। ओके, तो सर जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो शो है वो एक मोटिवेशनल शो है और यूथ को इंस्पायर करने के लिए है। तो हम शुरू करेंगे आपकी जर्नी से, कैसे आपने शुरू किया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपका। राइट। कहाँ से हो बेसिकली? जी राइट पूजा। और जैसे एक क्वेश्चन जो आप हमेशा पूछते हैं सबसे, वो भी मैं आप भी आपसे पूछ लेती हूँ सर। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आना चाहते थे या फिर लाइक क्या बोलते हैं, नियति बोलते हैं, या फिर सडनली हम आ जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं आते, बस आ जाते हैं। तो ये आपके साथ कैसे हुआ? तो 2 प्रश्न आपने पूछे हैं, तो दूसरा वाला अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा। पहले वाला क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है, उसका मैं जवाब देता हूं आपको। मेरा जो बर्थ है वो हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ, एंचिरा खुर्द उसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जींद। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाद में मैंने एमए किया, मास्टर इन संस्कृत, बीएड किया, और प्राइवेट स्कूल में एज ए प्राइवेट टीचर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और पहली जो सैलरी थी वो हर व्यक्ति को याद रहती है, मुझे भी याद है, केवल मात्र 500 रुपए मुझे मिले थे। 1 साल मैंने नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में आ गई कि अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे कोई बिजनेस करना पड़ेगा।
बिजनेस की कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, परिवार में कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया था। मेरे मामा जी कॉन्ट्रैक्टर थे, शहर में रहते थे, तो मैं उनके पास में गया, उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया और फाइनली केबल टीवी का बिजनेस मैंने शुरू किया केबल ऑपरेटर के रूप में। और उसी बिजनेस को करते करते उस बिजनेस में भी मैंने एक चीज देखी कि वहां पे पैसा तो मुझे अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं था, मान सम्मान नहीं था। एक चीज मुझे बड़ी अच्छे से याद है आज भी, जब मैं केबल टीवी के बिजनेस में था और अपने एरिया में जहां मेरे केबल कनेक्शन थे वहां पे मैं रहता था, तो मैं अगर गली से गुजर रहा होता था तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, मुझे केबल वाला ये कह के बुलाते थे। और दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उसको उसके नाम के साथ में, सम्मान के साथ में बुलाया जाए। तो मैं एक ऐसा काम चाहता था जिंदगी में जिसमें पैसा भी हो और जिसमें मान सम्मान हो, रिकॉग्निशन हो। और एक कहानी हमने सुनी है थ्रस्टी करो की, जिसका मोरल है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो वैसा ही मेरी जिंदगी में हुआ। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे आया ये भी बड़ी एक रोचक कहानी है। एक्चुअली जब मैं केबल टीवी बिजनेस में था उन दिनों एसटीडी पीसीओ का कारोबार खूब चलता था। लोग आज तो जो नई जनरेशन है वो तो उनको तो शायद याद ही नहीं होगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एसटीडी पीसीओ क्या होता था। तो एक जगह होती थी, किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, घरों में लैंडलाइन फोन नहीं होते थे, तो एक जगह होती थी, वहां पे जाके लोग फोन करते थे और वो एक कारोबार था अपने आप में, एक इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी उन दिनों। तो मेरा भी एक एसटीडी पीसीओ था साथ में। तो उस एसटीडी पीसीओ पे एवरी वीक एक व्यक्ति आता और वो आके लंबी लंबी बात करता। तो लंबी बात करने से एक तो बिल अच्छा खासा आ जाता, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। और उसके अलावा उसकी बात करने का जो अंदाज था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब जर्नली ऐसा उस तरीके से लोग बात करते नहीं उतने प्यार से। तो मेरी क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आता है। तो मालूम चला पास में एक होटल है, अभिनंदन होटल, तो उसमें मीटिंग होती है और वहां से ये व्यक्ति आता है, हर वीक में एक मीटिंग रहती है। तो वहां जाके मैं ऐसे ही चला गया, वहां पे टिकट लग रहा था, कुछ टिकट मैंने दिया, बैठ गया जाके। और वहां पे जाके देखा मैंने, वहां पे मीटिंग हो रही थी। डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी है और मैं अगर यहाँ पे नाम भी लूं तो मुझे लग रहा है कोई बुराई नहीं होगी। एमबे की एक मीटिंग चल रही थी वहां पे, तो वो मीटिंग मैंने देखी और देखने के बाद वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट सेलिंग से। तो एक व्यक्ति स्टेज पे आया, उसने मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बातचीत करने का तरीका वो अब भी मेरे दिमाग में चल रहा है और मेरी आंखों के सामने मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। तो वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन डायरेक्ट मतलब चूंकि प्रोडक्ट थोड़े शायद मुझे महंगे लगे, वो एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा मेरी इनकम नहीं थी और बहुत छोटे से शहर में रहता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा। फाइनली उसके कुछ समय के बाद में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक होम मीटिंग में बुलाया और वहां पे जाके जिस कंपनी में आज मैं हूँ, आरसीएम, उस कंपनी का मैंने प्लान देखा आज से 20 साल पहले और लगातार मैं उसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूँ पिछले 20 सालों से। तो इस प्रकार से मेरा आगमन हुआ डायरेक्ट सेलिंग में। हाँ, नियति ही मैं इसको मानूंगा। जो आपका दूसरा प्रश्न था, शायद मेरी विल ये तो थी, मेरी इच्छा ये तो थी कि मैं ऐसा काम करूं जिसमें पैसा भी हो बहुत सारा और पैसे के साथ साथ रिकॉग्निशन हो, लोग मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट करें। क्योंकि लोग मुझे जब केबल वाला बोलते थे ना, केबल वाले इधर आ, तो ये मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती थी ये चीज। तो वो मेरी चाहत थी कहीं। और एक किताब है बहुत अच्छी, द सीक्रेट, हिंदी में उसका टाइटल है रहस्य। तो वो किताब यही इशारा करती है कि आप जो भी चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, लगातार सोचते रहेंगे, तो प्रकृति आपके सामने कुछ वैसे अवसर पैदा करेगी कि आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है प्रकृति ने काम किया और मेरी चाहत से मुझे मिलवा दिया। यस सर, और द सीक्रेट ने मेरे लिए भी काम किया और आज मैं आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू ले रही हूँ सर। थैंक यू पूजा। मैं है ना, मैं इस मौके पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा और मैं सबके सामने आपके सामने मैं सॉरी फील करना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत पहले मुझे बोला था। और कई बार क्या रहता है कि व्यक्ति का माइंड है ना, थोड़ा पजल सा रहता है
जी तो या तो वो माइंड पजल था या मेरा ईगो था, आई डोंट नो क्या वजह थी, लेकिन उस समय मैं आपको उतना टाइम नहीं दे पाया। अचानक क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। मैं एक मीटिंग में गया, अभी 3 दिन पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के द्वारा ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला है 3 दिन पहले। तो जब मैं वो अवार्ड ले रहा था फिजिकली, तो उस समय जो एडिटर जो है वहां के राहुल सुदन जी, तो उन्होंने शुरुआती स्टेज की कहानी सुनाई कि जब मैंने मैगजीन स्टार्ट की तो मेरे साथ समस्या ये आई कि जो बड़े लीडर हैं या बड़ी कंपनियां हैं, वो छोटी कंपनियों के साथ में आना पसंद नहीं करती थी। वो बोलती थी कि नहीं, उसके साथ में नहीं आऊंगी, मैं अपनी से बड़ी के साथ तो आ सकती हूँ, छोटी के साथ नहीं आ सकती। और ये बड़ी प्रॉब्लम आई हमारे साथ में। और फिर वहां बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार ये तो बात सही कह रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम मेरे सामने भी आती थी। शुरुआत में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग ये देखते थे कि यार सब्सक्राइबर कितने हैं, तो वही एक क्राइटेरिया रहता था, तो इसलिए आते नहीं थे लोग। तो मैंने कहा ये तो सही बात नहीं है। तो मेरे जहन में पता नहीं फिर ये आया कि पूजा ने एक बार मुझे अप्रोच किया था कि इंस्टाग्राम पे आप आइए, और मैंने उसको मना कर दिया था। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि ऑनेस्टली मैं आपका नाम मिस कर गया। तो मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि यार किसने बुलाया था, मैं मिस कर गया। बड़ा परेशान रहा मैं, मतलब 15-20 दिन तक नाम ढूंढ रहा हूँ, ये नाम हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई नाम मुझे नहीं मिला। तो जो ट्रेनर ऑफ द ईयर वाला जो अवार्ड मिला था, तो उसका स्टेटस मैंने डाला, उसमें आपने कमेंट किया जी। तो वो कमेंट्स मैंने पढ़े तो फिर मेरे दिमाग में आ गया कि यस, पूजा कुशवाहा थे। तो उसके बाद में फिर मैंने आपसे तुरंत मैंने कांटेक्ट किया उसी समय। और मैं आप सबके सामने ये फील करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हमारे अंदर में ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है किसी भी चीज को लेके, तो वो आना नहीं चाहिए। हम ग्राउंडेड रहें हमेशा। और अगर ऊपर वाले ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को थोड़ा इंस्पायर कर सकते हैं या किसी भी रूप में किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमें ये सोचना चाहिए कि यार ये सब मेरी वजह से नहीं है, पता नहीं किसकी वजह से है। तो हमें उसके लिए आगे आना चाहिए, और उसी सोच की वजह से मैं आपके बीच में आया। जी सर, और मैं भी ये कहना चाहूंगी सर कि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी है, लाइक 2 इयर्स करी है, और मुझे सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वो है फॉलो अप। और मतलब ये मेरी आदत, या यू कैन से दैट कि मेरे ब्लड में आ गया है। जब तक मुझे मतलब डायरेक्ट जो बंदा है वो ना बोल दे अपने मुंह से कि नहीं करना है, तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ ना, किसी भी रीजन से, लाइक जस्ट डू द फॉलो अप। तो ये मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि आपको यू हैव टू फॉलो अप, बिकॉज ये कई बार हो चुका है मेरे साथ। एंड यू नो ऐसे ऐसे लोग आए जिन्हें मैं बिलीव नहीं कर सकती कि दे एक्सेप्ट। तो ये चीज जैसे हमारी जो हम काम करते हैं उसमें भी नेसेसरी है, बिकॉज वही जैसा आपने कहा कि उस समय पता नहीं होता ना कि क्या माइंड में चल रहा होता है, क्या सिचुएशन होती है, तो लोग बोल देते हैं या फिर अवॉइड करते हैं थोड़े दिन। बट हमें हमेशा याद दिलाना चाहिए, यू नो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो कुछ ना कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, तो आई जस्ट डू दैट थिंग सर। और वो चीज मैंने सीखी है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से सीखी है, जो मुझे हमेशा काम आता है। तो सर हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो जब जैसे कि ये पूछना चाह रही हूँ सर, जब आप एज अ नेटवर्कर शुरू करते हैं, तो जब मैंने भी शुरू किया था तो एक हमें एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है सर कि हम ना कैसे जाके लोगों से बोलेंगे ये। मतलब सेल्स जबकि एक बहुत ही अच्छा काम है, नो, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करना, क्योंकि सेल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सेल करना कोई चीज उसका सर्विस करना, मतलब किसी की हेल्प करना, हम ऐसा नहीं है। तो लोगों में एटीट्यूड मतलब कैसे, आपको क्या लगता है कि अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए एक अच्छा एटीट्यूड होना कितना जरूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो भी प्रोफेशन है आपका, आप उसके लिए खुद अच्छा फील नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग कैसे अच्छा फील करेंगे आपके बारे में? और मुझे लगता है कि ज्यादातर नेटवर्कर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि हम कैसे जाके बोलेंगे, मतलब क्या सामान बेच रहा है या फिर क्या, तो उनको अपने ही प्रोफेशन पे मतलब पूरा बिलीव नहीं है, या फिर 100% फेथ नहीं रखते हैं वो, तो शायद उस तरह से वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि
है तो मार्केटिंग ही ना, जैसे सेल्स और मार्केटिंग हम ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं, वहां पे भी लोग सेम चीज करते हैं, सेल कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, पर वहां पे वो वैसा फील नहीं करते। वहां पे उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि वो इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या वो मार्केटिंग मैनेजर है। बट जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो उतना प्राउड फील नहीं कर रहा होता है, उसकी मतलब पता नहीं कुछ डर फियर या कुछ होता है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? आप 20 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हैं, आपको क्या लगता है? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है पूजा आपका। और न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग में, कोई भी काम व्यक्ति करे, उस काम को लेके उसको अगर प्राउड फील नहीं होगा तो वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं बन सकता, बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। मैं डॉक्टर जितेन आर्या से बहुत प्रभावित हूँ। गुजरात से हैं डॉक्टर जितेन आर्या। उनकी किताब आई थी, बहुत फेमस हुई, प्रेरणा का झरना, और मैं उनसे इतना प्रभावित था, मैं चाहता था कि उनका इंटरव्यू मुझे मिल जाएगा तो बस कमाल हो जाएगा। तो उनका इंटरव्यू मुझे मिला और उनका बहुत प्यार मिला है। एक इवेंट थी हमारी फ्रेंड्स मीट 2021, तो उसमें वो गुजरात से स्पेशली आए उस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। तो उनसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, और मैं जितने भी साथी हमारे बीच में हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, कोई भी ये नहीं कहेगा जी कि मैं इस पे डाउटफुल हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है कि अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या आप एक डॉक्टर हैं, आप एक फार्मर हैं, या आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक सोशल मीडिया लवर हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसको अपना पैशन बनाने का मतलब ये हुआ कि उसमें डूब जाइए। जब वो आप काम करें तो आपको ये लगना चाहिए कि यार दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मैं कर रहा हूं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है जीवन में। तो आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे जब आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लेंगे। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार सुबह आता है, और सोमवार सुबह इसलिए आता है क्योंकि उनको अपनी नौकरी पे या अपने काम पे जाना पड़ता है और वो जाना नहीं चाहते। तो इसलिए डॉक्टर आर्या ने एक दूसरा विकल्प दिया है। पहला विकल्प क्या है कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। पैशन मतलब जिस चीज में आपको मजा आता है, उस काम को इस तरीके से कीजिए कि उससे मजे के साथ में पैसा भी आने लग जाए। राइट। तो दो विकल्प आपके साथ हैं। ये दूसरे विकल्प की अगर मैं बातचीत करूं, जैसे हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, लेकिन हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम उसको प्रोफेशनली नहीं खेल रहे हैं। हमने उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। विराट कोहली ने उसको प्रोफेशन बना लिया, बहुत सारा पैसा बना रहा है। बहुत सारे लोगों को गाना पसंद है, बाथरूम में गाते हैं, इधर उधर गाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं गाते, तो इसलिए पैसा नहीं बना रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करूं, तो जो लोग इसको एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है, तो पैशन के साथ में करें, डूब जाएं और ये मान लें, एटीट्यूड ही है बस ये सब कुछ, कि मैं जब किसी से मिलने जा रहा हूं, या तो मैं ये सोच के जा सकता हूं कि यार सामने वाला जो है शायद डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या जवाब देगा, या मैं ये मान सकता हूं कि यार वो मेरे से मिलके खुश होगा और मैं उसकी जिंदगी बदलने जा रहा हूं, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट उसको देने जा रहा हूं, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं जिससे उसको पैसा भी मिलेगा, टाइम फ्रीडम भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, देश दुनिया में घूमने के मौके भी मिलेंगे, प्यार मोहब्बत इज्जत नेम फेम जो कुछ भी है सब कुछ मिल जाएगा। इतनी बड़ी चीज मैं उसको देने के लिए जा रहा हूँ। तो जब इस भाव के साथ में हम लोग जाएंगे तो नेचुरली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, और हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छी भावना के साथ में जाएंगे। और जाकी रही भावना जैसी, वो एक चौपाई है शायद रामायण की, कि जिसकी जैसी भावना होते हैं परमात्मा की, प्रभु की मूर्त उसको वैसी ही दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं तो पैशन के साथ में कर लें, और अगर पैशन के साथ में कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट सेलिंग में लोग मिलेंगे वो बहुत पैशनेट हैं, बहुत प्यार से करते हैं अपनी कंपनी को, लेकिन उनके साथ में गलती क्या होती है, वो प्रोफेशनली नहीं करते।
पैशन के साथ में प्रोफेशन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे एक प्रोफेशनल काम करता है, वो डेली लोगों से संपर्क करता है, प्रोफेशनल की तरह उसके पास में लिस्ट होती है, फॉलोअप होता है, प्रॉपर उसकी डिटेल होती है, कब किससे मिला, उसने कब जवाब दिया, आगे कब मिलना है। तो वैसे अगर प्रोफेशनल वे में हम लोग काम करेंगे तो फिर न केवल मात्र हमें मजा आएगा, अपितु हम लोग बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राइट। तो सर डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये एक क्वेश्चन है, एक व्यूअर ने पूछा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मोटो क्या है, किस लिए बनाई गई थी, मतलब किस लिए स्टार्ट की गई थी ये इंडस्ट्री, अगर आप कुछ बता सकें। जी, डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत है वर्ल्ड वाइड ये 1959 से मानी जाती है। अमेरिका में दो दोस्त थे, तो उनके दिमाग में ये पहली बार ये आइडिया आया कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सामान की बिक्री होती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट पे चला जाता है। तो उस पैसे को अगर बचा के डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दिया जाए और कंज्यूमर्स को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए, तो ये एक नए तरीके का मॉडल हो सकता है। तो इस सोच के साथ में 1959 में अमेरिका से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। तो मकसद इसके पीछे यही था कि एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का पैसा बचा के आम आदमी को दिया जाए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो दूसरे इश्यूज हैं, जैसे वहां पर डुप्लीकेसी की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि बीच में मिडल मैन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो संभावना भी डायरेक्ट सेलिंग से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंपनी से सीधा प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास में आएगा। और तो इन कुछ वजहों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ, और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये पूरी दुनिया में पॉपुलर भी हो गया। ओके। तो सर इस इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया, और जैसा मैंने बोला कि मैंने कुछ चीजें सीखी है, तो अगर कोई बंदा कुछ मतलब कुछ स्किल सीखना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी 5 या 6 लाइफ स्किल है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कोई सीख सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? राइट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हमने हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 75 और 76 में बुलाया था, और उसमें उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कही कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा कुछ भी करे जिंदगी में, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग जरूर करे एक बार। और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो कुछ आदमी प्रैक्टिकल सीखता है ना, वो बाहर कहीं नहीं सीखता। और जितने भी जानकार लोग हैं वो इस चीज को मानते हैं। तो स्किल क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग? सबसे बड़ी स्किल मुझे जो लगती है डायरेक्ट सेलिंग से एक आदमी को सीखने को मिलती है, वो सीखने को मिलती है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ में कैसे एडजस्ट करें, उनके साथ में तालमेल कैसे बनाएं। जर्नली एक आम आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के संपर्क में नहीं रहता। अगर वो एक जॉब में है और उसकी जॉब में वो 5-7 लोगों के ही टच में रहता है, उसका बॉस है, उसके कुलीग्स हैं, या उसके नीचे जो लोग काम करते हैं, 5-7-10 लोगों के संपर्क में वो रहता है। परिवार में भी हम ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा दुनिया से तालमेल नहीं बना पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे ही हम लोग आते हैं तो न केवल मात्र बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, अपितु अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। कोई बहुत क्वालिफाइड है, तो कोई स्कूल ही नहीं गया कभी। अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग जातियों के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि पैसा बहुत है और फिर भी वो डायरेक्ट सेलिंग में है। तो जब आप अलग अलग बैकग्राउंड के बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हैं, उनके अनुभव से सीखने को मिलता है, पेशेंस सीखने को मिलता है, तो बहुत सारी मतलब मानव व्यवहार से संबंधित जितनी भी सारी चीजें हैं, वो जो आपकी स्किल है, हाउ टू हैंडल पीपल, वो स्किल एक तो सबसे बड़ी सीखी जाती है। और फिर मेरा अपना अनुभव ये है कि आदमी फिर इसका असर है ना उसके पर्सनल रिलेशन पे पड़ता है। जैसे कोई यूथ है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो वो इतना मैच्योर हो जाएगा, फिर उसकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, वो और कुछ भी काम करेगा वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये हाउ टू हैंडल पीपल, ये वाली स्किल हम लोग सीख जाते हैं। दूसरी जो स्किल हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो सीखते हैं कि हम लोग लोगों से मित्रता कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है और हमारा लोगों के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। जनरली आम आदमी किसी भी व्यक्ति को देखता है कि भाई ये स्त्री है, पुरुष है, क्या इसकी उम्र होगी,
वेशभूषा से देखता है कि गांव का है, शहर का है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैंने महसूस किया है कि हर आदमी के अंदर में उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर, भविष्य का डिस्ट्रीब्यूटर या अपना प्रोडक्ट, अपना कस्टमर दिखाई देता है। तो ये जो एंगल चेंज होता है और उसकी वजह से वो उससे आगे होके बातचीत करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो लोगों के साथ में रिलेशन बनाना, मित्रता बनाना, ये कला हम लोग सीख जाते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे सीखते हैं जैसे जो बेसिक्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उसमें सारी की सारी स्किल्स हैं। जैसे बेसिक्स में हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाना एक स्किल है कि लिस्ट कैसे बनाएं अपने जानकार लोगों की। उसके बाद में कांटेक्ट करना एक स्किल है, अपॉइंटमेंट लेना, लिस्ट बन गई तो हम फोन करके उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक स्किल है। और उस स्किल में जो लोग मास्टर हो जाते हैं तो वो किसी को भी बातचीत करेंगे तो ऐसे डायलॉग बोलते हैं, सामने वाला उनसे पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। तो वो स्किल जो है वो हमारी डेवलप हो जाती है। कांटेक्ट करने के बाद में फिर प्रेजेंटेशन वाली स्किल, प्रोडक्ट प्रेजेंट करना या मार्केटिंग प्लान हमारा प्रेजेंट करना, तो प्रेजेंटेशन की जो स्किल है वो स्किल हम लोग सीख जाते हैं। और जब हम प्रेजेंट करते हैं तो फिर फॉलो अप की जरूरत होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिंदगी में। मतलब फॉलो अप हमें डायरेक्ट सेलिंग में ये लगता है कि यार ये सिर्फ लोगों को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है पूरी जिंदगी। मतलब मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे से पैसा उधार लिया, तो मैं अगर फॉलो अप में कमजोर हूं तो मेरा पैसा ही डूब जाएगा। और मैं फॉलो अप मेरा पक्का है तो आदमी परेशान होके नहीं देना चाह रहा होगा तो भी मेरे पैसे लौटा देगा। और बहुत सारे काम हैं हमारी जिंदगी में जो फॉलो अप की कला हम सीख जाते हैं, यहाँ से स्किल सीख जाते हैं, तो वो हमें जिंदगी में काम आती है। तो फॉलो अप हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। स्टार्टअप हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से सीखते हैं कि एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया हमारी टीम में, तो उसका स्टार्टअप, प्रॉपर स्टार्टअप कैसे करवाना है, तो वो हम लोग यहाँ पे सीख जाते हैं। और हम सीखते हैं पूजा, पब्लिक स्पीकिंग हम सीख जाते हैं, पब्लिक में लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, जिसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बहुत मोटी मोटी फी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो फ्री में हम लोग सीख जाते हैं, पब्लिक में बात करना हम लोग सीख जाते हैं। और उसके अलावा मेरा तो ये मानना है, मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग है ना एक अल्टीमेट पैकेज है। यहाँ पे सब कुछ है, जो भी जिंदगी में चाहिए वो हर चीज आप यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अधिकतर चीजें आप फ्री में सीख सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट आपको सीख सकते हैं, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ता है। मैं इसको इस रूप में कहता हूं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक लाइफ टाइम लाइफ कोच मिलता है। आपकी अपलाइन में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो जिंदगी भर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करता रहता है। वो बिजनेस के बारे में भी बताएगा, लाइफ के बारे में भी बताएगा। जब भी आप कंफ्यूज हैं वो हर दिशा में आपको गाइड करेगा, बशर्ते कि आप उसको एक लाइफ कोच के रूप में आप देखें और उसका उस प्रकार से सम्मान करें। तो बहुत सारी चीजें हैं पूजा, तो बहुत सारी चीजें सर। जी सर, उसमें से 2-3 चीजें मैंने भी सीखी सर। एक फॉलो अप और एक लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर से कनेक्ट होना, ये बहुत ही अच्छी स्किल है जो मैंने सीखी। पहले मैं लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी, मतलब मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा उतना नहीं था। फिर जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी तो मतलब अब ये है कि मैं किसी से भी कनेक्ट हो जाती हूँ और लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है कि मैं लोगों से इतनी इजीली कैसे बात कर लेती हूँ। तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता, अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, अगर मैं किसी को नहीं भी जानती हूँ तब भी मैं लोगों से बात कर लेती हूँ आराम से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने सीखी और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है बिजनेस में या फिर कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोग ही तो चाहिए कोई भी चीज करने के लिए। और अगर आप लोगों से बात करना जानते हैं तो फिर वो तो सबसे बड़ी स्किल है जो हम नेटवर्किंग से सीख सकते हैं। तो सर यूथ के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे सर? इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हम लोग यंगेस्ट नेशन है। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे देश में रहती है और डायरेक्ट सेलिंग की दृष्टि से भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि यूथ है हमारे यहाँ पे। और यूथ जो है, यूथ के बड़े बड़े सपने होते हैं। वो ड्रीम करेगा तो वो नैनो का ड्रीम नहीं करता है गाड़ी चलाने का, तो वो मर्सिडीज, ऑडी, BMW, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके बारे में सोचता है और उनके बारे में ड्रीम करता है। तो यूथ को एक्चुअली देखिए, यूथ में एनर्जी बहुत है पूजा, उसमें बहुत ऊर्जा है।
तो उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, थोड़ा प्रोडक्टिव काम किए जाए, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत कुछ जिंदगी में आगे कर सकते हैं। तो बस वो थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को देखें, एनालिसिस करें कि मैं अगर 24 घंटे में से 14 घंटे काम करता हूं या करती हूं, तो वो मेरा 14 घंटे कहाँ पे जा रहा है। उसमें मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ तो क्या पढ़ रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं किन लोगों की एसोसिएशन में हूँ, तो वो उस के ऊपर में थोड़ा सोचना मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर उस पर सोचेंगे तो फिर कहीं अगर कुछ गलती हो रही होगी तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो यूथ को मैं यही कहूंगा कि आप जरूर एनालिसिस कीजिए, और यूथ बहुत ब्राइट है। हम भी यूथ थे कभी, लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे जितना इंटेलिजेंट आज का यूथ है, और हमारे देश का भविष्य है। देश को बहुत आपके ऊपर में बहुत उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से आपके परिवार को, पेरेंट्स को उम्मीदें हैं, तो आप बहुत आगे लेके जाएंगे हिंदुस्तान को। थैंक यू सो मच सर। सर अब एक और सेगमेंट है जो हमने ऐड किया हमारे शो में सर, रैपिड फायर राउंड। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सोचना नहीं है सर, सिर्फ आंसर करना है। ओके, तो रेडी है सर आप? ये आप मुझे पहले थोड़ा शेयर कर देती तो मेरे लिए आसान हो जाता पूजा। चलो कोई नहीं, सर लेट मी ट्राई। रैपिड फायर शेयर नहीं होता सर। ठीक है। ओके, तो दुनिया में एक चीज अगर आपको बदलने का मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? अपने आप को। ओके, अगर आपको नेक्स्ट जन्म एक किसी एनिमल का मिले तो कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे? इस पे तो कभी मैंने सोचा नहीं, सीरियसली बिल्कुल नहीं सोचा। और सभी पसंद है मुझे, तो कोई भी एनिमल बना दे तो मैं फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं एक बहुत स्वीट सा डॉग बनना चाहूंगा। ओके, अगर आप इनविजिबल हो जाए तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? बहुत खतरनाक आपने क्वेश्चन तैयार किए हैं। नहीं, इनविजुअल होके तो नहीं कहीं भी। हाँ, मैं विदेश टूर करने की मेरी इच्छा है, तो वो मैं करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे लग रहा है कि इनविजुअल होने की जरूरत नहीं है। ओके सर, आपके मेंटर और गुरु कौन है? मैंने बहुत सारे लोगों से जिंदगी में सीखा है। किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बिजनेस की अगर मैं बातचीत करूं तो बिजनेस में मेरे जो क्लाइंट हैं मुकेश कोठारी, बीसी चावड़ा, केसी चावड़ा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बुक्स में मैं बातचीत करूं तो मैंने शिव खेड़ा जी से बहुत सीखा है, ब्रायन ट्रेसी से बहुत सीखा है, और यूट्यूब की मैं बातचीत करूं तो मैं संदीप माहेश्वरी जी को बहुत फॉलो करता हूं। उनके मैं कोई वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करता हूं। तो बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है। ओके, तो सर आपकी अभी पूजा से मैं सीख रहा हूँ कि रैपिड फायर क्वेश्चन कैसे तैयार करने चाहिए और कैसे पूछने चाहिए। ओके सर, ठीक है सर, नेक्स्ट वर्जन में हम देख सकते हैं सर के आने वाले एपिसोड में। यस यस यस। तो सर आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक इस समय एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा हूं मैं, और वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जेम्स क्लियर उसके राइटर हैं, और शुरुआत में मैंने जीत आपकी पढ़ी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट बना सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे शो में आए और आपसे इंटरेक्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर आई होप जैसा कि आपका चैनल बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को, मैंने रिसेंटली आपका हिमेश मदान वाला शो देखा था सर, एपिसोड, और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर आई होप कि आप और भी बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स को लेके आएंगे और हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच सर। राइट पूजा, एक दो चीजें मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। आपने इंटरव्यू हमारे शो के बारे में बातचीत की। एक तो हमारा जो 150th एपिसोड है, 150वां एपिसोड, जो लैंडमार्क एपिसोड है, वो अभी कमिंग ट्यूसडे को आ रहा है। कमिंग ट्यूसडे मींस 7th को वो 8 PM पे आएगा।
और उसमें आपके और हम सबके फेवरेट सोनू शर्मा जी हमारे गेस्ट रहेंगे। ओ ओके। अभी 2 दिन पहले ही हमने वो इंटरव्यू शूट किया सोनू है। शर्मा को सर आपने बुलाया था पहले भी, आई थिंक। सोनू शर्मा जी को पहले बुलाया था और जी इस बार मैंने। बहुत लंबा टाइम हमने उनके साथ में व्यतीत किया, 5-6 घंटे हम साथ में थे, डिनर भी साथ में किया, तो बहुत अच्छी Okay. पर्सनैलिटी है। तो अभी हम सोच रहे थे किसको बुलाएं, तो सबसे ज्यादा डिमांड अब भी हमारे शो पे सोनू शर्मा जी की रहती है, तो हमने दोबारा से जी सर से मिलने का मेरा भी मन है। नहीं बिल्कुल, सीक्रेट जो है वो काम करता है, तो उस पर सोचते रहें तो आप जरूर मिलेंगे। सोनू जी। शर्मा जी भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू पूजा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और लोगों को बुला रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प है। तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि जिसके बारे में भी आपने सोचा है, हर वो पर्सनैलिटी एक दिन, जैसे मैंने फोन करके कहा ना कि पूजा आई एम रेडी, तो जी। ऐसे आपके पास में फोन आए सर मैं तो एकदम, मेरे लिए तो शॉक हो गया, मैंने कहा ओ माय गॉड सर कॉल कर रहे हैं। जी जी, हर व्यक्ति ऐसे ही it was कॉल like करे, मैं ऐसे उम्मीद surprising करता for हूँ। थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।